Assalamu alaikum CSS aspirants. Welcome back to Pakistan Officers Academy, your structured and reliable CSS journey partner. दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेसिव राइटिंग को डीपली कवर किया, इवन एडवांस लेवल पास्ट पेपर एग्जाम्पल सोल्व किए। अगर आपने लेक्चर 18 या 19 मिस किया है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें, क्योंकि वो दोनों लेक्चर्स आपकी समराइजेशन और एनालिटिकल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। आज हम CSS इंग्लिश कंपोजिशन की फाउंडेशन पर बात करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 20 है हमारा ग्रामर बेसिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। CSS एस्पायरेंट्स का सबसे बड़ा इशू होता है ग्रामर क्लियरिटी, और जब ग्रामर वीक हो तो कॉम्प्रिहेंजन, फ्रेसी, करेक्शन, इवन एसे राइटिंग सब इफेक्टेड होते हैं। इस लेक्चर में हम ग्रामर के वो एसेंशियल पिलर्स कवर करेंगे जो CSS इंग्लिश पेपर में रिपीटेडली टेस्ट किए जाते हैं। लेट्स बिगिन दिस एसेंशियल फाउंडेशन बिल्डिंग क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि CSS इंग्लिश में ग्रामर का रोल क्या है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ग्रामर इन CSS इंग्लिश। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। ग्रामर डिटरमाइंस क्लियरिटी, एक्यूरेसी एंड कोहेरेंस इन राइटिंग। देखो दोस्तों, ग्रामर राइटिंग की बैकबोन होती है। अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो तो सेंटेंस क्लियर होता है, मीनिंग एक्यूरेट होता है और आइडियाज़ लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वीक ग्रामर की वजह से अच्छी सोच भी कंफ्यूज हो जाती है। अब अगली लाइन है, इन CSS पेपर्स वीक ग्रामर लीड्स टू लॉस ऑफ मार्क्स इन प्रेसी, कॉम्प्रिहेंजन, करेक्शन, ट्रांसलेशन एंड इवन एसे। या राइटर CSS एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। CSS के ऑलमोस्ट हर पेपर में ग्रामर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेस्ट होती है। अगर ग्रामर वीक हो तो प्रेसी में एरर्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंजन के आंसर्स अनक्लियर हो जाते हैं, करेक्शन और ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं और ऐसे में ओवरऑल इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। अब अगली लाइन है, अ स्ट्रॉन्ग ग्रामर बेस हेल्प्स यू राइट एरर फ्री सेंटेंसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जब ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती है तो आप नेचुरली करेक्ट सेंटेंसेस लिखते हो। टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन सब बैलेंस्ड होते हैं। इससे एग्जामिनर को आपकी राइटिंग कॉन्फिडेंट और मैच्योर लगती है। अब अगली लाइन है, एंड कन्वे आइडियाज़ विथ प्रिसिशन। और आखिर में ये बात क्लियर की जा रही है कि ग्रामर सिर्फ रूल्स का नाम नहीं बल्कि आइडियाज़ को एक्यूरेटली कन्वे करने का टूल है। जब ग्रामर ठीक होती है तो आप जो कहना चाहते हो वो बिल्कुल वही मीनिंग के साथ रीडर तक पहुंचता है, ना ज़्यादा ना कम। इसीलिए CSS इंग्लिश में ग्रामर को इग्नोर करना मार्क्स को खुद से लूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग ग्रामर तो क्लियर एक्सप्रेशन एंड बेटर स्कोर्स होते हैं। दोस्तों, अब हमने समझा कि CSS इंग्लिश में ग्रामर का रोल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे किसी बिल्डिंग्स के लिए ब्रिक्स ज़रूरी होती हैं, वैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर ना सेंटेंस कंप्लीट होता है और ना ही मीनिंग क्लियर होती है। अब अगली लाइन है, अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन हेल्प्स यू कंस्ट्रक्ट लॉजिकल, क्लियर एंड ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंसेस।
यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन समझ लेते हो तो आप लॉजिकली करेक्ट और ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको पता होता है कि नाउन कहाँ यूज़ करना है, वर्ब का रोल क्या है और एडजेक्टिव या एडवर्ब सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करता है। अब अगली लाइन है, ईच पार्ट ऑफ स्पीच प्रोवाइड्स अ डिफरेंट फंक्शन विद इन अ सेंटेंस। इस लाइन का मतलब ये है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना स्पेसिफिक काम होता है। कोई चीज़ का नाम बताता है, कोई एक्शन शो करता है, कोई क्वालिटी डिस्क्राइब करता है और कोई रिलेशनशिप शो करता है। हर पार्ट अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब अगली लाइन है, एंड कंट्रीब्यूट्स टू मीनिंग। और आखिरी बात यह है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। अगर कोई एक पार्ट भी गलत हो जाए तो सेंटेंस का मीनिंग कंफ्यूज हो जाता है या बिल्कुल चेंज हो सकता है। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना सीएसएस इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बेस पर आगे चलकर आप ग्रामर, करेक्शन, प्रेसी और ऐसे में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकते हो। दोस्तों, अब हमने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है इसको हमने समझा, डिटेल में कवर किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव आइडेंटिफाइंग की सेंटेंस एलिमेंट्स। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउन्स नेम पीपल, प्लेसेस और कॉन्सेप्ट्स को दोस्तों नाउन्स सेंटेंस का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, ऑब्जेक्ट हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, जैसे स्टूडेंट, पाकिस्तान, बुक, फ्रीडम। ये सब नाउन्स हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अक्सर नाउन ही होता है। इसीलिए नाउन को आइडेंटिफाई करना ग्रामर समझने का पहला स्टेप होता है। अब अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। यहाँ प्रोनाउन का रोल समझाया गया है। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होता है ताकि सेंटेंस रिपीटेटिव और बोरिंग ना लगे। अगर हम बार बार नाउन रिपीट करें तो सेंटेंस ऑकवर्ड हो जाता है। इसीलिए हम ही, शी, इट, दे, दिस, दैट जैसे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस राइटिंग को स्मूथ और नेचुरल बनाते हैं। अब एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस बाय एडिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। अब एडजेक्टिव की बात हो रही है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे साइज, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी या नेचर। फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ब्यूटीफुल सिटी, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। एडजेक्टिव्स सेंटेंस को क्लियर और मीनिंगफुल बनाते हैं और रीडर को बेटर पिक्चर देते हैं। अगली लाइन है, रिकॉग्नाइजिंग दीज हेल्प्स इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड अवॉइड एम्बिग्यूटी। इस फाइनल लाइन में ओवरऑल इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन की गई है। अगर आप नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को सही तरह रिकॉग्नाइज कर लें तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी कम होती है और आप ज़्यादा क्लियर, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिख पाते हो। सीएसएस एग्ज़ाम्स में ये स्किल बहुत ज़रूरी होती है, चाहे प्रेसी हो, ऐसे हो या ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन हो। दोस्तों, अब हमने देखा नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का रोल सीएसएस इंग्लिश में क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ब, एडवर्ब एंड देयर क्रिटिकल रोल इन मीनिंग। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं। वर्ब और एडवर्ब सेंटेंस का डायनामिक हिस्सा होते हैं। ये बताते हैं कि काम हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और किस इंटेंसिटी में हो रहा है।
CSS इंग्लिश में अगर वर्ब्स और एडवर्ब्स का यूज़ वीक हो तो सेंटेंस का मीनिंग व्यूज या इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। देखो दोस्तों, वर्ब सेंटेंस का हार्ट होता है। ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या किस स्टेट में है, जैसे रन, राइट, थिंक एक्शंस हैं, और इज एम आर स्टेट ऑफ बीइंग शो करते हैं। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होते। अब एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। यहाँ एडवर्ब का रोल एक्सप्लेन किया गया है। एडवर्ब बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी दफ़ा हुआ और या किस लेवल तक हुआ, जैसे क्विकली, स्लोली, वेरी, ऑफन। ये वर्ब के मीनिंग को क्लियर और प्रिसाइज बनाते हैं। अब अगली लाइन है, द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इंश्योर्स एक्यूरेट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मैनर, डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी ऑल क्रूशियल फॉर CSS राइटिंग टास्क। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर वर्ब और एडवर्ब सही जगह और सही फॉर्म में यूज़ हों तो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे टाइम यानी कब, मैनर यानी कैसे, डिग्री यानी कितना और फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार, सब एक्यूरेटली एक्सप्रेस होते हैं। CSS के प्रेसी, ऐसे और कॉम्प्रीहेंजन में ये चीज़ें एग्जामिनर बहुत नोटिस करता है। इसीलिए वर्ब्स और एडवर्ब्स का करेक्ट और बैलेंस यूज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्ब्स और एडवर्ब्स को प्रॉपरली समझ लो तो आपकी राइटिंग ज़्यादा क्लियर, पावरफुल और प्रोफेशनल बन जाती है। दोस्तों, अब हमने देखा वर्ब्स और एडवर्ब्स का यूजेज इन CSS इंग्लिश में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस जो सेंटेंसेस को फ्लो करते हैं, सेंटेंसेस में फ्लो मेंटेन रखते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रीपोजिशंस शो रिलेशनशिप, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन। देखो दोस्तों, प्रीपोजिशंस का काम होता है कि सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप शो करना। ये बताती है कि कोई चीज़ कब हुई, टाइम कहाँ हुई, प्लेस ये किस डायरेक्शन में हुई, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, टुवर्ड्स। अगर प्रीपोजिशंस गलत यूज़ हो जाती तो सेंटेंस का मीनिंग भी गलत हो जाता है। अब ये थी प्रीपोजिशंस और ये अब हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। कंजक्शंस का रोल होता है कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ना। ये वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस को कनेक्ट करती है, जैसे एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, हाउएवर। इनके बगैर राइटिंग डिसकनेक्टेड और ब्रोकन लगती है। CSS इंग्लिश में आइडियाज़ को लॉजिकली जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगली लाइन है, प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स क्रिएट स्मूथ, कनेक्टेड एंड कोहेरेंट सेंटेंसेस एसेंशियल फॉर एकेडमिक राइटिंग। यहाँ राइटर क्लियरली बता रहा है कि अगर प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस सही यूज़ हों तो राइटिंग स्मूथ हो जाती है, आइडियाज़ नेचुरली फ़्लो करते हैं और सेंटेंसेस कोहेरेंट और प्रोफेशनल लगते हैं। एकेडमिक और CSS लेवल राइटिंग में ये चीज़ एग्जामिनर बहुत नोटिस करता है। इसीलिए इन एलिमेंट्स की प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग ग्रामर के लिए लाजमी है। इस तरह प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस सही राइटिंग को सिर्फ करेक्ट ही नहीं बल्कि फ्लुएंट, लॉजिकल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में स्टडी किया। नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस को भी हमने डिटेल में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेंसेस को। द बैकबोन ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले समझ लो कि टेंसेस सेंटेंस की बैकबोन क्यों कहलाते हैं। जिस तरह बिना बैकबोन के बॉडी स्टेबल नहीं होती, उसी तरह बिना सही टेंस के सेंटेंस क्लियर और लॉजिकल नहीं होता। CSS इंग्लिश में टेंस का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं।
टेंसेस इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन। इस लाइन का मतलब ये है कि टेंस हमें बताता है कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। रीडर को ये क्लियरिटी मिलती है कि इवेंट का टाइम फ्रेम क्या है। अगर टेंस गलत हो जाए तो मीनिंग भी कंफ्यूज हो जाती है। अब अगली लाइन है, इन सीएसएस राइटिंग टेंस कंसिस्टेंसी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व क्लियरिटी। यहाँ एम्फेसिस कंसिस्टेंसी पर है। सीएसएस पेपर्स में अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट में प्रेजेंट टेंस और एंड में पास्ट टेंस यूज़ कर देते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि राइटिंग वीक है। कंसिस्टेंट टेंस के राइटिंग स्मूथ, लॉजिकल और प्रोफेशनल लगती है। अब अगली लाइन है, द 3 बेसिक टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस लाइन में टेंसेस की बेसिक क्लासिफिकेशन बताई ही गई है। इंग्लिश लैंग्वेज के सारे टेंसेस इन 3 कैटेगरीज में आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये फाउंडेशन है जिस पर पूरा टेंस सिस्टम खड़ा होता है। अब अगली लाइन है, ईच हैव 4 फॉर्म्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ टेंस सिस्टम थोड़ा डिटेल हो जाता है। हर बेसिक टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल जो जनरल एक्शन शो करता है, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्शन, परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन फॉर्म्स को समझना सीएसएस ग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी। अब अगली लाइन है, मास्टरिंग दीज प्रिवेंट्स स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल एरर्स। आखिरी लाइन का मतलब ये है कि अगर आप टेंसेस को प्रॉपरली मास्टर कर लेते हो तो सेंटेंसेस स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और लॉजिकल मिस्टेक्स से भी बच जाते हो। ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन हर जगह करेक्ट टेंस यूज़ आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं। इसीलिए टेंसेस को सीएसएस इंग्लिश का बैकबोन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कॉमन सीएसएस ग्रामर्स एरर्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। यहाँ हम ग्रामर के उन एरर्स की बात कर रहे हैं जो सीएसएस स्टूडेंट्स अक्सर रिपीट करते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। प्रेसी, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन सब जगह मार्क्स कट हो जाते हैं। अब हम इस पॉइंट को डिटेल से समझते हैं। कॉमन इश्यूज इंक्लूड टेंस शिफ्ट, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम होती है टेंस शिफ्ट, मतलब एक ही पैराग्राफ में बिना वजह प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर में चले जाना। इससे क्लियरिटी डिस्टर्ब होती है। इस तरह मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स होते हैं जब डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स गलत जगह लग जाते हैं और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब अगली लाइन है, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट, इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना। सीएसएस एग्जामिनर्स इस एरर को बहुत सीरियसली लेते हैं। इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस भी एक कॉमन मिस्टेक है, जैसे डिफरेंट देन की जगह डिफरेंट फॉर्म ना लिखना। अब अगली मिस्टेक है एंड अननेसेसरी पैसिव वॉइस। इस लाइन में पैसिव वॉइस की बात हो रही है जब सेंटेंस को बिना ज़रूरत पैसिव बना दिया जाए तो राइटिंग वीक और अनक्लियर लगती है। सीएसएस में एक्टिव वॉइस ज़्यादा प्रेफर्ड होती है क्योंकि वो डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देती है। अब अगली लाइन है, अवॉइडिंग दीज एरर्स इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन्स योर रिटन एक्सप्रेशन इन सीएसएस एग्जाम्स। यहाँ कंक्लूजन दिया गया है, अगर आप ये कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड कर लो तो आपकी राइटिंग ज़्यादा स्मूथ, रीडेबल और प्रोफेशनल हो जाती है। एग्जामिनर को आइडियाज़ क्लियरली समझ आते हैं और आपकी एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगती है।
इसीलिए ग्रामर एरर से बचना सिर्फ करेक्शंस के लिए नहीं बल्कि हाई स्कोर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 20 ग्रामर बेसिक्स टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमने ग्रामर के वो पिलर्स डिस्कस किए जो CSS इंग्लिश पेपर्स के हर सेक्शन में डायरेक्टली टेस्ट होते हैं। अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो तो प्रेसी, कॉम्प्रिहेंजन, करेक्शन, लेटर राइटिंग, इवन ऐसे सब नेचुरली इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर आप ग्रामर में वीक फील करते हो तो इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा रिपीट करें, ये आपकी राइटिंग की फाउंडेशन को सॉलिड बना देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 21 में सेंटेंस करेक्शन टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे, जहां आपको एग्ज़ाम स्टाइल एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस फिक्सिंग और ट्रिकली ग्रामर ट्रैप्स सॉल्व करना सिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। कोई भी ग्रामर CSS इंग्लिश या प्रेसी के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर चेक करें। अल्लाह हाफिज़। एस्पायरेंट्स स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग विद पाकिस्तान ऑफिसर्स अकेडमी।